नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोर्स इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नेम रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, वीक 4, लेक्चर नंबर 20। एंड आज का जो लेक्चर का टॉपिक है हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर 2 विद स्पेशल रेफरेंस टू पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर 1 विद स्पेशल रेफरेंस टू डेक्कन रीजन के रॉक कट केव्स के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी क्रम में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो है हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर का जो आरंभ है वो हमें दिखाई देता है, गुप्त काल से दिखाई देता है, उदयगिरी की गुफाओं में जो है हमें दिखाई देता है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। और ये परंपरा हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये परंपरा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है डेक्कन के क्षेत्र में, और चालुक्य, वातापी एंड महाराष्ट्र में जो है राजकूट एंड द कलचुरियों के द्वारा इस परंपरा को हम देखते हैं कि आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र में जो हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर हैं वो पूरी तरीके से जो है वो उस परंपरा के अंतर्गत निर्मित हो रहे थे, बौद्ध परंपरा के अंतर्गत ही निर्मित हो रहे थे। किंतु जो दक्कन में यानी जो वातापी एंड ऐहोल में जो निर्मित हो रहे थे वो जो है महाराष्ट्र की बौद्ध परंपरा के अलग जो है गुफाओं का निर्माण किया जा रहा था। और ज़्यादातर गुफाएं जो हैं वो डीप केव डिगिंग के रूप में जो है की जा रही थी, और वो बेसिकली उनका जो आउटर जो प्लान था हमें दिखाई देता है, मुख मंडप, वो रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में जो है हमें दिखाई देता है। एंड लेटर ऑन ये परंपरा हम देखते हैं कि तमिलनाडु के जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है, और उसकी जो क्रेडिट है वो पल्लव राजवंश को जो है दी जाती है। तो पल्लव राजवंश की बात करें तो पल्लव राजवंश जो है एक अत्यंत प्राचीन राजवंश के रूप में माना जाता है, और दक्षिण भारत के सबसे कह सकते हैं कि एक रिस्पेक्टेड डायनेस्टीज के रूप में जो है माना जाता है, जिसका तमिलनाडु की कल्चर, उसके रिलीजन, उसके आर्किटेक्चर, उसके स्कल्पचर्स, उसके एजुकेशन सिस्टम, हर एक क्षेत्र में जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक क्षेत्रों में गहरा प्रभाव जो है दिखाई देता है तमिलनाडु की संस्कृति में। और ये जो डायनेस्टी है वो मुख्य रूप से जो है इसका 7th सेंचुरी एडी से जो है ये मुख्य रूप से हमें पावर में दिखाई देती है, और उसके बाद लगभग 500 वर्षों तक जो है हमें इसका प्रभाव जो है तमिलनाडु की संस्कृति पर जो है राजनीति में जो है हमें दिखाई देता है। और मुख्य रूप से जो है इन्होंने जो है बहुत सारे नगरों का उन्होंने निर्माण किया, उसके अलावा लर्निंग सेंटर्स बनाए, रॉक कट केव्स उनके द्वारा निर्मित किए गए, टेम्पल्स बनाए गए, मोनोलिथिक टेम्पल्स बनाए गए, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए गए। इसके अलावा स्कल्पचर्स के फील्ड में भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है हमें इनका योगदान जो है दिखाई देता है, और जिसका प्रभाव हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है पल्लव संस्कृति का जो है हमें प्रभाव साउथ ईस्ट एशिया तक भी जो है हमें प्राप्त होता है। अगर हम पल्लव आर्किटेक्चर की बात करें कि पल्लव आर्किटेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें जो प्रभाव दिखाई देता है, योगदान दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है कि पल्लव प्रथम जो है शासक के रूप में दिखाई देते हैं जिन्होंने जो है स्टोन आर्किटेक्चर यानी का जो है आरंभ किया। तो फर्स्ट स्टोन टेम्पल्स जो है वो साउथ इंडिया के जो है वो बनवाए गए थे, पल्लव शासकों के द्वारा जो है निर्मित किए गए थे। इसके पूर्व हमें ज्ञात होता है, अभिलेखी साक्ष्यों से, इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि इसके पूर्व जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो ब्रिक टिम्बर के जो है निर्मित किया जाते थे। किंतु पल्लव वो प्रथम शासक हैं जिन्होंने जो है स्टोन टेम्पल्स का निर्माण जो है आरंभ किया। और अगर हम बात करें कि पल्लव आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो पल्लव आर्किटेक्चर जो है 2 चरणों में हम पल्लव आर्किटेक्चर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रॉक कट फेज एंड दूसरा है स्ट्रक्चरल फेज। अगेन जो है रॉक कट फेज की अगर हम बात करें तो रॉक कट फेज में भी जो है हमें 2 उपचरण जो है हमें दिखाई देते हैं, सब फेजेज जो है हमें दिखाई देते हैं। पहला है जो लगभग 600 पहला जो है महेंद्र ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है मामल्ल ग्रुप के नाम से जो है जाना जाता है। महेंद्र ग्रुप के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर्स निर्मित हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान माना जाता है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम का योगदान जो है माना जाता है, जिन्होंने जो है तमिलनाडु के ज़्यादातर हिस्सों में जो है 610 से 630 ईस्वी के बीच जो है जिन्होंने शासन किया था।
महेंद्र वर्मन स्टाइल की अगर हम बात करें तो महेंद्र वर्मन जो है स्टाइल की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान हमें दिखाई देता है वो है रॉक कट टेम्पल्स का निर्माण करना। तो महेंद्र वर्मन वो प्रथम शासक के रूप में दिखाई देते हैं तमिलनाडु में या तमिल क्षेत्र में, तमिल देश में, जिन्होंने जो है सर्वप्रथम रॉक कट आर्किटेक्चर जो है इंट्रोड्यूस किया और उसको जो है प्रमोट किया, उसको पैट्रोनाइजिंग जो है उनके द्वारा किए गए। मुख्य रूप से जो है ये मंदिर जो निर्मित हुए वो शैव और वैष्णव परंपरा के जो है अंतर्गत जो है निर्मित कराए गए थे, जिनमें प्रमुख अगर हम बात करें, और इनको जो है वहां पर मंडप कहा जाता था। तो जो रॉक कट टेम्पल्स हैं पल्लव के द्वारा निर्मित, उनको जो है मंडप जो है उनके लिए शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है त्रिमूर्ति मंडप ऑफ मंडगापट्टू, दूसरा है पंच पांडव मंडप ऑफ पल्लवरम, तीसरा है ममंदूर के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, नेक्स्ट है जो है महेंद्र विष्णु मंडप ऑफ महेंद्रवाड़ी, अगला है शत्रुमलेश्वर एट दलवा नन्नूर। सबसे पहले हम बात करेंगे मंडगापट्टू की बात करेंगे। मंडगापट्टू जो है, मंडगापट्टू से जो है हमें त्रिमूर्ति टेम्पल्स के जो है प्राप्ति होती है और ये हिंदू रॉक कट टेम्पल माना जाता है जो कि मंडगापट्टू विलेज के समीप जो है स्थित है। और यहाँ पे जो है हमें ये मंदिर जो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, यानी त्रिदेवों के लिए जो है, जैसे कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु के लिए जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये जो रॉक कट केव है वो ओल्डेस्ट स्टोन श्राइन जो है माना जाता है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु राज्य का सबसे प्राचीनतम जो है अगर मंदिर की जब भी बात होती है तो जो है मंडगापट्टू त्रिमूर्ति टेम्पल की बात जो है की जाती है। और इसकी पुष्टि जो है यहाँ से प्राप्त संस्कृत इंस्क्रिप्शन से होती है, जिसको लिखवाया गया था पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखवाया गया था। ये जनरल व्यू आप देख सकते हैं मंदिर का कि मंदिर किस प्रकार से जो है निर्मित किया गया है। आप स्तंभों को देख सकते हैं और पिलर्स जिसको बोलते हैं और पिलास्टर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इस प्रकार द्वारपालों का डिपिक्शन आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये वो इंस्क्रिप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम का अभिलेख है, जिसको वहाँ पे एक पिलर के ऊपरी हिस्से में जो है इनग्रेव्ड करवाया गया था। उस पिलर को ये आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा और ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है। और ये इंस्क्रिप्शन क्लेम करता है, महत्वपूर्ण सूचना हमें प्राप्त होती है दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के आर्किटेक्चर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है कि द केव टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा, विष्णु एंड द शिव वाज एक्सकेवेटेड बाय विचित्र चित्र महेंद्र पल्लव विदाउट यूजिंग ब्रिक, टिम्बर, मेटल एंड द मोटार। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात महेंद्र वर्मन कहते कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तमिल रीजन, कि वो पहले शासक हैं जिन्होंने जो है मंदिरों का निर्माण किया स्टोन के ऊपर। और उसके लिए मंदिरों के निर्माण के लिए जो है उन्होंने ना ही ब्रिक का प्रयोग किया, ना ही टिम्बर का प्रयोग किया, ना ही मेटल का प्रयोग किया, ना ही मोटार का प्रयोग, यानी पूर्ववर्ती परंपराओं का प्रयोग नहीं करते हैं। और वो एक नई परंपरा, इनोवेटिव स्टाइल जो है वो उनके द्वारा जो है तमिल राज्य में जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। और वो अपना नाम जो है विचित्र चित्र कहते हैं। यहाँ पे मैं विचित्र चित्र से तात्पर्य है, विचित्र चित्र जो है महेंद्र वर्मन प्रथम की जो है उपाधि थी, और इसका मतलब होता है क्यूरियस माइंडेड, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्यूरियस थे, बहुत ही ज़्यादा उनका जो माइंड है इनोवेटिव था। वो एक बड़े प्रतापी शासक के रूप में भी जाने जाते हैं, कला के और स्थापत्य के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों प्रकार के ग्रंथों की भी जो है रचना की थी। तो एक बहुत विद्वान शासक जो है उन्हें प्राचीन भारत का जो है माना जाता है। और यहाँ पर जो है हम बात कर सकते हैं कि जो मंदिर है, अगर हम बात करें कि उस मंदिर के गर्भगृह में जो है इस प्रकार के छोटे सेल्स जो है हमें दिखाई देते हैं, जिनमें इन तीनों देवताओं से संबंधी जो है ब्रह्मा, शिव और विष्णु संबंधी जो है प्रतिमाओं के जो है को जो है यहाँ पर रखा गया था। तो ये गर्भगृह है, जो छोटा गर्भगृह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्रतिमा में 3 प्रकार के हमें आर्किटेक्चर कंपोनेंट प्राप्त होते हैं, मुख मंडप, अर्ध मंडप और इनर मंडप। तो ये जो मुख्य हिस्सा आपको दिखाई देता है, इसमें जो है 2 स्तंभों पर आधारित थे और 2 पिलास्टर जो है प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे आप 3 सैंक्टम्स को देख सकते हैं, ये जो है 3 सैंक्टम आपको जो है प्राप्त हो रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये उस पूरे
अर्ली पल्लव रॉक कट आर्किटेक्चर का ये प्लान आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्लान जो है हमें दिखाई दे रही है, और लगभग जो है ये इसका जो प्लान है वो स्क्वायर प्लान जो है हमें अंदर से जो है दिखाई देता है। सो ये पिलर्स को आप देख सकते हैं, पिलर का भी हमें विशेष नाम दिखाई देता है। इस हिस्से को अलग कहते थे, इस हिस्से को अलग कहते थे, ये ऑक्टागोनल हो रहे थे और इसके अलग नाम होते थे, उसको अगली स्लाइड में हम बताएंगे। एंड किस प्रकार से द्वारपालों के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। ये फ्रंट व्यू है उस केव का, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है डिगिंग की गई है, अंदर की ओर जो है रॉक में जो है डिगिंग की गई है, और अंदर चल के लगभग स्क्वायर जो है इसका प्लान जो है स्क्वायर हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर सकते हैं पल्लवकालीन जो पिलर्स हैं उनकी बात करें तो उनके भी हमें अलग अलग नोमेनक्लेचर जो है हमें दिखाई देते हैं। यानी सदूरम जो है ये चौकोर जो हिस्सा होता था जो पिलर्स का, स्तंभों का, उसके लिए जो है जो शब्द प्रयोग किया जाता है सदूरम शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा जो ऑक्टागोनल है, अगर उसकी हम बात करें, ऑक्टागोनल जो हिस्सा होता था सेंटर वाला, उससे लिए जो है कट्टू शब्द का प्रयोग किया जाता था। एंड अगेन हम देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा जो चौकोर है वो सदूरम कहा जाता था, और जो ऊपरी हिस्सा होते थे जो सबसे, वहां पे भी हमें दो शब्दावली दिखाई देती हैं, पट एंड द तरंग। तो जो किनारे वाले हिस्से होते थे जिनमें हमें वेव्स की तरह दिखाई दे रहे, उनके लिए तरंग, एंड द बीच वाले जो हिस्से होते थे उनके लिए पट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि सदूरम किसे कहते हैं, कच्चू किसे कहते हैं, पट एंड द तरंग किसे कहते हैं। ये अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे महेंद्र वर्मन स्टाइल की, तो इस प्रकार की हमें शब्दावलियां, इस प्रकार के पिलर्स जो है हमें दिखाई देती हैं। इसी क्रम में अगला जो हमें रॉक कट टेम्पल्स प्राप्त होता है जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा ही निर्मित कराया गया था, वो है महेंद्र विष्णुगिरी। और ये बहुत अत्यंत साधारण प्रवृत्ति का हमें एक रॉक कट केव दिखाई देता है जो कि एक चट्टान को अंदर की तरफ डिगिंग करके जो है निर्मित किया गया है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सदूरम एंड कट्टू इनके जो है हमें अवशेष दिखाई देते हैं, एंड द तरंग और पट्टू के हमें वो प्राप्ति होती है। ममंदूर एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र के रूप में दिखाई देता है, और ममंदूर के भी जो रॉक कट केव्स हैं उनका भी निर्माण जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। और यहाँ पर जो है जो केव्स हैं वो लगभग 7th सेंचुरी से संबंधित केव्स माने जाते हैं। केव नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है ममंदूर से जो है प्राप्त होते हैं। सो जनरल व्यू ऑफ द ममंदूर केव्स, आप देख सकते हैं कि ममंदूर केव्स के जो जनरल व्यू हैं किस प्रकार से जो है चट्टान के सबसे बेस आधार को बनाते हुए जो है केव की डिगिंग जो है अंदर की तरफ जो है की गई है। केव नंबर 1 जो है ममंदूर का वो नॉर्दर्न केव टेम्पल के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो है हमें मुख मंडप की जो है प्राप्ति होती है, हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जो पिलर हैं वो पारंपरिक महेंद्र वर्मन स्टाइल के जो है पिलर हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें सदूरम और कट्टू के एविडेंस से जो है हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ से जो है हमें इंस्क्रिप्शन भी जो है हमें प्राप्त होता है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि रॉक कट टेम्पल का निर्माण जो है महेंद्र वर्मन के द्वारा जो है करवाया गया था। केव नंबर 2 जो है वो रुद्रा वालीश्वरम केव टेम्पल के नाम से जो है जाना जाता है। और इस मंदिर में भी जो है हमें 2 पिलर पर आधारित ये रॉक कट मंदिर हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो है हमें जो है इसमें मुख मंडप और अर्ध मंडप जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है 3 साइन यानी 3 गर्भगृह जो है इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही साथ 2 पिलर्स एंड द 2 पिलास्टर जो है हमें प्राप्त होते हैं। एंड अगेन सदूरम और कट्टू जो है पिलर्स के साथ जो है हमें दिखाई देते हैं। सो ये उसका प्लान है, रुद्रा वालीश्वरम केव टेम्पल का प्लान है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये मुख मंडप वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, मुख मंडप एंड द अर्ध मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये 3 जो है आपको गर्भगृह यानी सैंक्टम जिसको बोलते हैं वो आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और प्लान अत्यंत जो है सिंपल हमें जो है दिखाई देता है। तो तीनों जो श्राइन हैं वो मुख्य रूप से जो है हमें दिखाई देते हैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु से संबंधित हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक आप गर्भगृह में देख सकते हैं किस प्रकार से शिवलिंग जो है स्थापित की गई है। और इसके अलावा जो है द्वारपालों के डिपिक्शन जो है आपको गर्भगृह का प्रवेश द्वार पे जो है द्वारपालों के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं।
इसी क्रम में जो तीसरा मंदिर जो माना जाता है वो है सबसे बड़े मंदिर के रूप में, रॉकेट मंदिर के रूप में माना जाता है मामंदूर के। और इसमें जो है हमें आप ये देख सकते हैं कि इसका जो व्यू है मंदिर का वो किस प्रकार से दिखाई देता है। एंड द ईस्टर्न फसाड जो है वो सपोर्टेड बाय 5 पिलर्स। जो ये पूर्वी वाला हिस्सा है ये 5 स्तंभों पर जो है आधारित है। 3 स्तंभ तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और 2 स्तंभ जो है यहाँ पर हैं। इसके अलावा 2 पिलास्टर जो है हमें कोनों पर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो है जो साउदर्न फसाड है वो जो है 2 स्तंभों पर जो है हमें दिखाई, दक्षिणी हिस्सा जो है वो 2 स्तंभों पर आश्रित है। और इसके अलावा हमें 2 पिलास्टर जो है हमें इसके साथ जो है प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में जो है हमें मुख मंडप और अर्ध मंडप के साक्ष्य भी जो है प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही साथ सर्कम्बुलेटरी पाथवे भी जो है इस में जो है मंदिर के साथ प्राप्त होता है। और पिलर जो है वो पूर्ववर्ती परंपरा के अंतर्गत ही दिखाई देते हैं, जिसमें हमें सदूरम और कट्टू जो है प्राप्त होते हैं। सो ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं उस मंदिर का। जैसा कि हमने आपको दिखाया 5 स्तंभों पर आधारित ये मंदिर है और इसमें हमें मुखमंडप, अर्धमंडप, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह इत्यादि प्राप्त होते हैं। और ये गर्भगृह का जो है एक व्यू है। इसी क्रम में जो चौथा मंदिर है वो सबसे स्मॉल रॉक कट टेम्पल के रूप में जो है माना जाता है, जो कि 2 स्तंभों पर आधारित है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है हमें मुख मंडप की प्राप्ति होती है। अगला जो मंदिर हमें जो है दिखाई देता है वो है आपका रॉक कट मंडप ऑफ पल्लव एट पुंडरी कच्छन पेरुमल टेम्पल। तो पेरुमल टेम्पल कॉम्प्लेक्स से जो है हमें रॉक कट केव्स की जो है प्राप्ति होती है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये मंदिर भी जो है माना जाता है कि ये बाद के काल का मंदिर जो है माना जाता है। पर ये कहीं ना कहीं वो महेंद्र वर्मा स्टाइल परंपरा से ही संबंधित ये मंदिर जो है हमें दिखाई देता है। अगला जो मंदिर हमें दिखाई देता है वो बहुत प्रसिद्ध है, वो है पल्लवरम का मंदिर जो है आप देख सकते हैं। एंड पल्लवरम जो है एक टाउन है बेसिकली, और इसका नाम जो है पल्लव के नाम से ही जो है वो ये नाम जो है ओरिजिनेट हुआ था। यानी पल्लव शब्द से ही पल्लवरम जो है शब्द की जो है उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ से जो है हमें पंच पांडव केव जो है टेम्पल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिलर का जो स्टाइल है वो पल्लव का वो चेंज होता हुआ जो है आपको दिखाई देता है। यानी पल्लव का जो पिलर स्टाइल है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है। और ये मंदिर भी जो है 7वीं सेंचुरी के सी से जो है संबंधित है। आप इस मंदिर की प्लान को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो प्लान है वो किस रूप में जो है दिखाई दे रहा है, उस प्लान को आप देख सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला हमें जो मंदिर दिखाई देता है वो शत्रुमलेश्वर एट दलवा नन्नूर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मंदिर जो है निर्मित किया गया है। रॉक कट क्लिफ के ऊपर जो है निर्मित किया गया है। और इस मंदिर के दोनों किनारों पर जो है हमें द्वारपालों के डिपिक्शन जो है दिखाई देते हैं। और इस मंदिर के साथ हमें 2 स्तंभों के साक्ष्य हमें जो है प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा 2 पिलास्टर जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यानी हाफ पिलर को जो है पिलास्टर शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता था। अब हम बात करेंगे रॉकेट आर्किटेक्चर के अंतर्गत मामल स्टाइल के अंतर्गत बने हुए रॉकेट आर्किटेक्चर की बात करेंगे। और जो मामल स्टाइल के जो आर्किटेक्चर हैं वो नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा बनवाए गए जो रॉकेट टेम्पल्स है उनको इसके अंतर्गत जो है रखा जाता था, जिनका निर्माण 630 से 668 ईस्वी के बीच जो है कभी करवाया गया था। और इसके ज़्यादातर जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं मामल स्टाइल रॉकेट टेम्पल्स के, वो हमें महाबलीपुरम या मामल्लपुरम से जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो मंदिर रॉक कट मंदिर माने जाते हैं, वराह मंडप माना जाता है, महिषासुर मंदिरी मंडप माना जाता है एंड पंच पांडव मंडप जो है माना जाता है। सो हम बात करेंगे वराह मंडप की बात करेंगे। वराह मंडप जो है ये महाबलीपुरम में जो है अवस्थित है। और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हम इसे जो है कह सकते हैं। वराह मंडप में जो है मुख्य रूप से जो है हमें स्कल्पचर्स जो है प्राप्त होते हैं, जिसमें वराह का अंकन है, विष्णु का बोअर इनकॉर्नेशन है उनके अंकन जो हमें दिखाई देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। और जो महिषासुर मर्दिनी मंडप है वहाँ पे हमें जो है महिषासुर मंदिरी के जो है अंकन जो है हमें दिखाई देते हैं।
इसके अलावा जो है कृष्ण मंडप में जो है हमें भगवान कृष्ण को जो है गोवर्धन पर्वत को जो है उठाते हुए जो है दिखाया गया है। तो ये फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वराह मंडप दिखाई दे रहा है। एंड एक और इंटरेस्टिंग जो चीज हमें दिखाई देती है कि जो पल्लव के जो पिलर बनाने की जो शैली है उसमें हमें परिवर्तन जो है हमें दिखाई देता है, और जो उनके साथ जो बेस वाला हिस्सा है उनमें हमें लायन के डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देने लगते हैं, और ऊपर के हिस्सों में भी जो है हमें डेकोरेटिव जो है अलंकरण जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। और इसके अलावा जो अंदर की जो दीवारें हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि विष्णु का वराह के रूप में जो है अंकन दिखाई देता है, जिसमें भूदेवी को जो है वो पकड़े हुए या थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है त्रिविक्रम का भी अंकन जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी समानता जो है आप देख सकते हैं कि जो है वातापी में प्राप्त होने जो त्रिविक्रम की प्रतिमाएं थी उनके समीचीन ये प्रतिमाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। महिषासुर मंदिर ये भी जो है 7th सेंचुरी का रॉक कट टेम्पल माना जाता है पल्लव कालीन, और ये भी जो है महाबलीपुरम में स्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाबलीपुरम जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है माना जाता है, और यहाँ पर जो है हमें जो कि 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ था, और यहाँ पर जो है हमें महिषासुर मर्दिनी केव का ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पिलर की डिजाइन जो है वराह मंडप से थोड़ी सी अलग हमें जो है दिखाई देती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं किस प्रकार से माँ दुर्गा जो है महिष जो है राक्षस है उसको जो है वो वध करती हुई जो है उनको अंकित किया गया है। इसके अलावा जो है अनंत साई विष्णु की प्रतिमा का भी जो है डिपिक्शन हमें जो है दिखाई देता है। एंड इसके अलावा जो है शिव पार्वती के अंकन भी जो है हमें इसमें दिखाई देते हैं। अगला जो मंडप है वो कृष्ण मंडप के नाम से जो है फेमस है, और ये भी जो है महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में जो है अवस्थित है। और किस मंडप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पिलर्स के जो फॉर्म्स हैं उसमें हमें अंतर दिखाई देता है। और पल्लवों के काल में पिलर्स में मैंने बोला कि आर्किटेक्चर के साथ साथ हमें जो है पिलर्स स्कल्पचर्स में भी हमें प्रयोग जो है दिखाई देती हैं। और पल्लव जो शासक थे उन्होंने स्थापत्य कला और इनके वो बहुत बड़े संरक्षक जो है वो माने जाते हैं। और ये 1825 का एक पेंटिंग है जॉन गांच के द्वारा बनाया गया था, उसका एक कृष्ण टेम्पल का जो है ये एक पेंटिंग है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि 1825 में किस स्वरूप में जो है ये चित्र जो है दिखाई दे रहा है। इस कृष्ण मंडप के जो अंदर की जो दीवार है उस पर हम बात करें तो कृष्ण का जो है अंकन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जो है हाथों से जो है बाएं हाथ से जो है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को जो है उन्होंने उठाया हुआ है, और वो जो है सभी जो है उनकी जो है अपने लोगों की जो है वो रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं, भारी हैवी रेन से जो है रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। और सभी पुरुष स्त्री बच्चे और पशु और पक्षी सबको जो है वो गोवर्धन पर्वत के अंदर शरण देते हैं। उसका पूरा का पूरा सुंदर अंकन जो है इसमें हमें दिखाई देता है। जैसा कि आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार से जो है दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र में जो है रॉकेट आर्किटेक्चर जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके इंट्रोड्यूस करने में किस शासक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमें देखते हैं कि महेंद्रवर्मन प्रथम वो प्रथम शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने तमिल क्षेत्र में जो है रॉकेट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, और वो इसकी पुष्टि उनके द्वारा जारी किए गए अभिलेख से होती है, जिसमें वो कहते हैं कि वो प्रथम शासक हैं जिन्होंने बिना किसी ब्रिक, बिना किसी टिम्बर, बिना किसी मेटल, बिना किसी मोटार के जो है उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये मंदिर जो है वो त्रिदेवों के लिए जो है वो जारी करते हैं, स्थापित जो है निर्मित करवाते हैं, इसकी पुष्टि होती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से उनके द्वारा प्रचलित जो परंपरा है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और तमिल क्षेत्र के अलग अलग जगहों से, चाहे वो ममंदूर हो चाहे पल्लवरम हो, वहाँ से जो है हमें अनेकों प्रकार के रॉक कट टेम्पल्स हमें दिखाई देते हैं, और इसी परंपरा को जो है आगे लेकर जाते हैं नरसिंहवर्मन प्रथम आगे लेके जाते हैं, और उनके शासनकाल में महाबलीपुरम में रॉक कट टेम्पल्स यानी मंडपों के निर्माण हुए। और उसी के बाद एक नई परंपरा हमें दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं रथ
मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स हमें दिखाई देते हैं महाबलीपुरम में, जिसकी इंट्रोड्यूस करने की जो क्रेडिट दिखाई देती है वो नरसिंहवर्मन प्रथम को जो है दी जाती है। इसके अलावा जब इन स्थापत्य का अध्ययन करते हैं, आर्किटेक्चर का अध्ययन करते हैं, तो हमें जो है हमें स्कल्पचर से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किस प्रकार से आइकोनोग्राफिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, किस प्रकार से दक्षिण भारत की प्रतिमा शास्त्रीय जो प्रतिमाओं के निर्माण में जो है पल्लव शासकों का विशेष योगदान हमें दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ जो है हम ये भी देखते हैं इनके अध्ययन से किस प्रकार से पिलर्स जो होते थे इनकी भी अपनी अपनी नॉमेनक्लेचर होती थी, और किस प्रकार से पल्लव काल में पिलर जो है सिर्फ एक पिलर का स्वरूप ना होकर एक आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म में जो है हमें दिखाई देते हैं, उसका भी डेवलपमेंट में जो है हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि महेंद्र वर्मन के काल में जो स्थापित हुई नवीन जो परंपरा है वो आगे चलकर दक्षिण भारतीय द्रविड़ आर्किटेक्चर की नींव बनती है, बुनियाद बनती है। और इसी द्रविड़ आर्किटेक्चर को जो है इन पल्लव के बाद कि जो चोल शासक थे, चोल राजवंश थे, उन्होंने जो है इसी परंपरा को अपनाया, और चोलों के बाद जो है पांड्यों ने जो है इस परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। और आज दक्षिण भारत जितने भी आपको मंदिर दिखाई देते हैं उसकी जो आरंभ है, नींव है, उसका जो श्रेय जाता है वो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है दिया जाता है। थैंक यू।